हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो विश्व में स्थिति थी उसके अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ की क्या स्थिति थी उसके बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया है। आज हम एशिया और अफ्रीका को कवर करेंगे कि एशिया के देशों की क्या स्थिति थी, साथ ही अफ्रीका के देशों की क्या स्थिति थी। तो एशिया के देशों में हम देखते हैं कि भारत की क्या स्थिति थी। अगर हम बात करें कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नए युग में प्रवेश किया। जैसा कि आपको पता है कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके अंदर भारतीयों ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उन्होंने सोचा था कि उन्हें कुछ मुआवजा या उन्हें कुछ रियायतें दी जाएंगी, लेकिन ऐसा ब्रिटिश सरकार ने नहीं किया। तो 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक रॉलेट एक्ट पास किया था कि अगर कोई भी व्यक्ति विद्रोह करता हुआ, सभा करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर गोलियां चलाई जाएंगी। तो इससे जो भारतवासी है उन्हें बहुत गहरा धक्का लगा। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने अंग्रेजी शासन का वास्तविक रूप प्रकट किया। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? ये 13 अप्रैल को पंजाब के अमृतसर के ज़िले में जलियांवाला बाग में वहाँ पर बैसाखी का मेला लगा हुआ था। साथ ही कुछ लोग शांतिपूर्वक सभा करने के लिए वहाँ एकत्रित हुए थे, लेकिन जनरल डायर ने वहाँ पर अटैक करवा दिया और वहाँ पर सिर्फ एक ही गेट था और उसे बंद करा दिया गया। इससे काफ़ी सारे भारतवासियों की मृत्यु हुई। आज भी आप वहाँ गोलियों के निशान देख सकते हैं। फिर भारत ने 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया, लेकिन जब 1922 में चोरा चोरी की हिंसक घटना हुई तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो भारत की क्या स्थिति थी? ये लोग आज़ादी पाना चाहते थे, तो इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे। अब चाइना की बात करते हैं। तो चाइना में क्या हुआ कि यहाँ पर छोटे छोटे सरदारियाँ थी, तो इन्होंने अपना शासन स्थापित कर रखा था और एक सरदार दूसरे सरदार से ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहता था। इसके लिए आपस में उन लोगों में लड़ाई हुआ करती थी। तो वे चाहते थे कि विदेशियों को सहयोग मिल जाए और विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो दिया करते थे। तो उस समय चीन में 2 प्रमुख सरकारें थी। अब क्या हुआ, जब पेरिस शांति सम्मेलन किया गया 1919 में, तो ये कहा गया कि जो उनका शांतुंग प्रदेश है वो जापान को दे दिया जाएगा। तो इसके विरुद्ध में 4 मई 1919 को बीजिंग में 5000 छात्रों ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया, जिससे कि ये पूरे चीन में फैल गया और यहाँ पर एक नई जागृति आई। तो इसके अंदर हम किस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं? तो हम यह पढ़ रहे हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो अलग अलग जो देश थे उनमें क्या स्थिति थी। आप देख सकते हो, कहीं पे स्वतंत्रता की मांग थी, कहीं पर विद्रोह हो रहे थे, तो कहीं पर फांसीवादी नाजीवादी ताकतों ने कब्जा कर लिया था और अभी भी कुछ देश थे जो उपनिवेशवाद से पीड़ित थे। अब हम कोरिया कंट्री के बारे में देखते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति थी। तो 1918 में कोरिया के राष्ट्रवादियों ने स्वतंत्रता का एक घोषणा पत्र तैयार किया। सियोल के एक जनसभा में इसको पढ़कर सुनाया गया। तो इस कारण जो कोरिया के लोग थे वो जापानियों के विरुद्ध भड़क उठे। देश भर में प्रदर्शन और हड़ताल होने लगी। ये क्यों होने लगी थी? क्योंकि जो जापानी थे वो अपनी सत्ता को यहाँ पर चलाना चाहते थे और जापानी सेना इस विद्रोह को सहन करने के लिए तैयार नहीं थी। तो उन्होंने क्या करा, इस विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया। तो जितने भी व्यक्तियों ने इसमें हिस्सा लिया था उन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की क्या स्थिति थी। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि भारत, चाइना, कोरिया की क्या स्थिति थी। अब हम फिलीपींस की बात करते हैं सबसे पहले। तो फिलीपींस उस टाइम पर स्पेन का कब्जा था उस पर। 1898 को अमेरिका के साथ संधि के द्वारा फिलीपींस द्वीप स्पेन को दे दिया गया था। तो फिलीपींस अपने निर्यात आयात के लिए अमेरिका पर डिपेंड था। यहाँ के भूमि के मालिक बड़े बड़े जमींदार थे और वो किसानों का बहुत शोषण करते थे। तो फिलीपींस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर था।
अब हम इंडो चाइना या हिंद चीन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो यहाँ पर भी राजनीतिक आर्थिक सुधारों की मांग होने लगी और वहाँ की जो सरकार थी, फ्रांसीसी सरकार उस टाइम, उन्होंने इनकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर भी स्वतंत्रता आंदोलन हुआ और इनके महत्वपूर्ण नेता थे न्यू शुएन आइक वोक, जो होती मिन के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो डच सरकार ने 1918 ईस्वी में एक लोक संसद वाक्सरात की स्थापना कर दी, परंतु इस संसद की सीमित शक्तियां और इनमें डच सदस्यों की बहुसंख्या इंडोनेशिया के राष्ट्रवासियों को संतुष्ट नहीं कर सकी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ एक लोक संसद तो बना दी गई, लेकिन इस संसद को कुछ लिमिटेड पावर दी गई थी जो इंडोनेशिया के अकॉर्डिंग नहीं थी। इसीलिए इन्होंने अपने स्वशासन की कामना के लिए आंदोलन चालू कर दिया। 1920 में इंडोनेशिया में एक कम्युनिस्ट पार्टी आई, इसने जावा और सुमात्रा में विद्रोह का संचालन किया। तो डच सरकार ने इस विद्रोह को भी खत्म कर दिया, यानी दबा दिया गया। तो अब बात करते हैं हम पश्चिम एशिया के देशों की स्थिति उस टाइम पे कैसी थी। तो पश्चिम एशिया के देश है अफगानिस्तान। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि 1919 में अमानुल्लाह खान नया बादशाह बना। इसने कहा कि अब अफगानिस्तान स्वतंत्र है, किसी का गुलाम नहीं है। सोवियत संघ ने भी इसको मान्यता प्रदान कर दी। तो भारत की जो ब्रिटिश सरकार है वो उसको यह चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, उसने अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को स्वतंत्रता की मान्यता दे दी। तो इस तरह से यहाँ पर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। अब हम बात करते हैं ईरान की। तो ईरान में क्या हो रहा था, उस टाइम क्रांतिकारी विचार फैल रहे थे, जिसके कारण ब्रिटेन को चिंता सताने लगी। तो 1919 में ईरान की जो सरकार थी, ब्रिटेन के साथ उन्होंने एक संधि की, यानी उनसे ज़बरदस्ती ये संधि करवाई गई। तो इस संधि में यह कहा गया था कि जो ईरान के सैनिक हैं और वित्तीय मामले हैं वो ब्रिटेन के होंगे, उन पे ईरान की सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। तो इससे वहाँ के राष्ट्रवादियों को बहुत दुख हुआ, उन्होंने बहुत विद्रोह करे, लेकिन उनके विद्रोह को भी दबा दिया गया। हम बात करते हैं इराक की। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इराक को एक शासनाध्यक्ष के रूप में ब्रिटेन को सौंप दिया गया। तो इससे ईरान की जो जनता थी वो भी भड़क गई, उन्होंने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह किया, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों ने निर्भयता से उनके विद्रोह को कुचल दिया। अंग्रेजों ने अरबों की भावना को संतुष्ट करने के लिए 1921 में सीरिया के सुल्तान फैजल सुल्तान को, जिसे फ्रांसीसियों ने गद्दी से उतार दिया था, इराक का बादशाह बना दिया। तो इस तरह से 1922 में इराक के राजा को ब्रिटेन के साथ संधि करने के लिए मजबूर किया गया और इस संधि के द्वारा यह कहा गया था कि इराक के राजा को अगर कोई भी कानून बनाना है तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर की अनुमति लेना जरूरी है, इसके बिना वह कोई भी कानून नहीं बना सकता। तो फिलिस्तीन की बात करते हैं तो इस पे भी ब्रिटेन का नियंत्रण था और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यहूदी लोग रहते थे और वह चाहते थे किसी भी तरह से ये फिलिस्तीन है इसे अपना राज्य बना लें, अपना देश बना लें। तो ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों को फिलिस्तीन में गृह राष्ट्र देने का वचन कर दिया। तो युद्ध के बाद क्या हुआ था कि यूरोप से भागकर फिलिस्तीन यहाँ आकर, यानी बहुत सारे यहूदी थे वो फिलिस्तीन में आकर बस गए थे। तो यहाँ जो जनसंख्या थी वो 58,000 से बढ़कर 9,60,000 पहुँच गई। तो इस कारण यहूदी चाहते थे कि फिलिस्तीन अब उनका देश बन जाए और वहाँ के जो निवासी थे वो अपने आप को वहाँ पर विदेशी समझने लगे। अब बात करते हैं हम अफ्रीका की। अफ्रीका में क्या हुआ था, इजिप्ट यानी मिस्र में, उत्तर अफ्रीका में सबसे शक्तिशाली आंदोलन कहा जाए तो मिस्र में ही हुआ था। आपको पता होगा कि ब्रिटेन ने 1882 में यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन ने मिस्र पर अपना शिकंजा और मजबूत कर लिया। अब मिस्र में असंतोष फैल गया। यहाँ एक राष्ट्रीय आंदोलन चला 1918 में, जिसका नेतृत्व
सद जगलूल पाशा ने किया और उनकी पार्टी का नाम था वफद पार्टी। तो इन्होंने पेरिस के शांति सम्मेलन में जाकर कहा कि मिस्र को स्वतंत्रता दी जाए। तो वे अभी मार्ग में ही था कि अंग्रेजों ने और उसके सहयोगियों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही वहाँ के लोगों को पता चला, मिस्र के लोगों ने, कि हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया है, तो उन्होंने विद्रोह करा, लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्भयता से कुचल दिया। तो यहाँ पर ब्रिटेन के विरोध में प्रदर्शन होते रहे। तो अंग्रेजों को ये स्पष्ट हो गया कि मिस्र में तभी शांति स्थापित करना संभव होगा जबकि उनके नेताओं से हम आराम से बातचीत करें। तो इन्होंने क्या करा, जो भी राष्ट्रवादी नेता थे उन्हें रिहा कर दिया और उनसे वार्ता करने के लिए लॉर्ड मिल्नर को भेजा। तो इन्होंने कहा कि एक हम समझौता करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम मिस्र को आज़ादी दे देंगे। मिस्र में अंग्रेजों को विशेष सुविधा और अधिकार मिले इस संधि के तहत। तो यहाँ देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरह से किसी भी देश में अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए किसी से संधि की, किसी से ज़बरदस्ती की, और कुछ विद्रोह हो रहे थे तो उन विद्रोह को दबाया गया। तो कह सकते हैं कि मोस्ट कंट्रीज़ वो पहले गुलाम रह चुकी हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में भी राष्ट्रवादी आंदोलन चले थे। तो इसमें क्या हुआ था कि काफ़ी सारे राजनीतिक संगठन बने, तो इनकी स्थापना हुई थी। तो बुद्धिजीवियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इन बुद्धिजीवियों में जितने भी बुद्धिजीवी थे जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने ब्रिटेन से, फ्रांस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से पढ़ाई की थी और वहाँ पर वे क्रांतिकारी राजनीतिक लोगों के संपर्क में आए। तो इन्होंने कहा कि हमें भी अब आज़ादी चाहिए। तो इन्हें ख्याति भी मिली। जैसे हम देख सकते हैं कुछ नेता थे, नाइजीरिया के नामदी अजीकिवे, केनिया के जेमो केन्याटा, सेनेगल के लियोपोल्ड सेंगोर, सोल्ड कोस्ट के क्वावे नुकुमा। तो इस तरह से बहुत सारे जो नेता थे इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इन्होंने टाइम टू टाइम संगठन बनाए हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इनका मेन उद्देश्य था कि काले लोगों को संगठित किया जाए और किसी भी तरह से जो अंग्रेजों और काले लोगों के बीच में भेदभाव हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा, पहले नस्लवादी जो विचार थे वो हमें अफ्रीका में ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। जो अंग्रेज सरकार थी, या बोल सकते हैं कि जो गोरे लोग थे वो काले लोगों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाते थे। उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्ति नहीं दी जाती थी और उन्हें अलग जगह निवास करना पड़ता था। तो इस तरह से शिक्षा संस्थाओं में भी भर्ती नहीं कर सकते थे जहां गोरे लोग पढ़ते हैं। वो यात्रा भी नहीं कर सकते थे, उनके लिए पहचान पत्र का रखना बहुत ज़रूरी था। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी जो काले और गोरे के बीच में भेदभाव को दिखाती है। तो आप सभी को पता होगा कि इस रंग भेद के खिलाफ हमारे गांधी जी ने भी लड़ाई लड़ी थी। वो 1893 में अफ्रीका गए थे और वहाँ से 1915 में वापस लौटे थे। वहाँ तब तक उन्होंने सत्याग्रह और इन सब नीतियों का वहीं पर पालन किया था। अगर कह सकते सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से करी है गांधी जी ने, तो वो सबसे पहले उन्होंने अफ्रीका से ही की है। अब बात करते हैं हम कि 1920 में आर्थिक मंदी के कारण क्या थे। जैसा कि आपको पता है कि 1914 टू 1918 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला। जब कोई युद्ध चलता है तो उसके अंदर आर्थिक शक्ति भी लगती है, सैनिक शक्ति भी लगती है, यानी पैसा भी खूब लगता है और हथियारों की भी ज़रूरत होती है। तो हथियार बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और सैनिक की ज़रूरत होती है। जब ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक युद्धों में भाग लेते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। तो इसमें क्या हुआ था कि आर्थिक मंदी के जो कारण थे वो क्या थे। आप सभी को पता है कि जो मित्र राष्ट्र थे जो जीत चुके थे, उन्होंने जर्मनी के साथ एक संधि की थी जिसको वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। तो इसमें यह कहा गया था कि आप लोगों ने ये युद्ध स्टार्ट किया था तो आप ही को इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो क्षतिपूर्ति के लिए उनके ऊपर जुर्माना ठोका गया था और साथ ही उनसे काफ़ी सारे जो उनकी व्यापारिक उद्योग हैं, उनकी सैनिक शक्ति है, उनके औद्योगिक केंद्र हैं, तो इन सबको उनसे छीन लिया गया था। तो अगर बात करें तो
उनसे यह राशि कितनी कही गई थी कि उन्हें भुगतान करना है 1860 करोड़ मार्क वहाँ की करेंसी थी उस टाइम। तो उस समय जर्मन जनता भूख से मर रही थी और वहाँ पर खनिज पदार्थ भी अब नहीं थे और वर्साई संधि के अनुसार जर्मनी से 15% उत्पादक साधन छीन लिए गए थे। और इसका मेन कारण यही था कि किसी भी तरह से वहाँ की औद्योगिक और व्यापारिक क्षमता को कम करना, किसी भी तरह से जर्मनी को पावरफुल नहीं बनने देना। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी में न केवल खनिज पदार्थ बल्कि काफ़ी सारे क्षेत्रों को, उनसे उनके औद्योगिक केंद्रों को, उनके जहाज को, मालगाड़ियों के डिब्बे को, रेलवे के इंजन को, इन सभी को छीन लिया। और इन्होंने क्या कहा कि हमें युद्ध की क्षतिपूर्ति चाहिए, तो वहाँ से बड़ी मात्रा में कोयले को उठा लिया गया। तो यह अन्याय था। तो इसके अंदर जर्मनी में शांतिपूर्ण प्रतिरोध भी हुआ, लेकिन वहाँ के सैनिकों ने मैदान में उतरने से इनकार कर दिया। श्रमिकों ने मशीन चलानी बंद कर दी, स्कूल कॉलेज में हड़तालें हुई। तो जर्मनी से एक राज्य छिन जाने से जर्मनी आर्थिक दृष्टि से विनाश हो गया और उनकी मुद्रा है उसका भी पतन हो गया। तो आप देख सकते हो कि इसके कारण कुछ प्रभाव पड़े हैं। तो जर्मनी में व्यापार तथा रोजगार के क्षेत्रों में तेजी से अपकर्षण हुआ, वो पूरी तरह से गिर गए। जो जर्मनी के मध्यम वर्ग के लोग थे, उनकी आय ब्याज किराए पर निर्भर होती थी, वो भी बर्बाद हो गए। मुद्रा का मूल्य गिर चुका था, इसीलिए मध्यम वर्ग जो पहले चीज़ें खरीद सकते थे वो नहीं खरीद सकते, तो उनकी क्रय शक्ति कम हो गई। उनकी स्थिति मजदूरों से भी गिर गई। तो जर्मनी के जो कुलीन वर्ग है, जिनकी पूंजी भूमि पर लगी हुई थी, तो जर्मनी के मुद्रा पतन का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और उद्योगपति वर्ग को इससे लाभ हुआ, क्योंकि जब उन्होंने कर्जा लिया था और जब वे लौटा रहे थे तो मुद्रा का मूल्य गिर गया, तो उन्हें अब कम पैसा देना पड़ा। तो इस मंदी का कुप्रभाव ना देशों पे पड़ा जो जर्मनी के प्रथम महायुद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में, धन के रूप में वसूल रहे थे। तो अब क्या हुआ, फ्रांस की सरकार ने कहा था कि हम जर्मनी से कोयला उठाएंगे, लेकिन कोयले की ढुलाई पर इतना खर्चा आता था कि वो कोयले से भी ज़्यादा महंगा पड़ता था, इसीलिए उन्होंने उसको मना कर दिया। तो अब क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में जर्मनी ने जो लोकप्रियता खो दी थी, अब उसको वो दोबारा प्राप्त होने लगी, क्योंकि जो यूरोपीय वासी है तो वो जर्मनी को सहानुभूति की दृष्टि की तरह देखते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन पे जो संधियाँ थोपी गई है वह बहुत ही अन्यायपूर्ण है। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो विश्व के अलग अलग देशों की स्थिति है वह कैसी है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये आप देखोगे कि लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछा भी गया है। मतलब जो लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें ये क्वेश्चंस पूछा भी गया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले सब्सक्राइब किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो डालती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।